हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, अब इस YouTube चैनल पर कक्षा 11 भी स्टार्ट कर दी गई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को या किसी भी परिचित को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेनिफिट उठा सकें। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे विद्युत विभव चैप्टर, और विद्युत विभव चैप्टर में लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और हम उस वीडियो में आवेशों के यानी दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर चुके थे। स्टूडेंट्स, आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीन आवेशों का निकाय बनाएंगे और उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तीन कह सकते हैं या दो से अधिक कह सकते हैं। तो आज का हमारा स्टूडेंट टॉपिक क्या है? दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स, आपको पता है, देखिए हमें क्या करना है, तीन आवेशों का निकाय बनाना है और फिर उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, किसी भी निकाय की रचना करने के लिए आपको आवेश लाने पड़ेंगे। जैसे दो आवेशों के निकाय की रचना करने के लिए आपको दो आवेश लाने पड़े थे, ऐसे ही तीन आवेशों के निकाय की अगर आप रचना करेंगे तो तीन आवेश आपको लाने पड़ेंगे। चार आवेशों के निकाय की रचना करेंगे तो चार आवेश लाने पड़ेंगे। और ध्यान रखिए, जितने भी आवेश आपको लाने पड़ेंगे और उनके लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ही उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, आवेशों की निकाय की रचना करने के लिए, आवेशों के निकाय की रचना करने के लिए आवेशों को लाने में किया गया कार्य ही उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम तीन आवेशों का एक निकाय बनाएंगे, उसके लिए तीन आवेश लेकर के आएंगे, उन तीनों आवेशों को लाने में कितना कार्य किया जाता है वो कार्य ज्ञात करेंगे, और फिर उस कार्य को हम टोटल हो जाएगा तो वो कार्य ही उस निकाय की क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, तीन पॉइंट लेते हैं। हमने तीन पॉइंट लिए, ए, बी और सी। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंटों को पर तीन आवेश लेकर के आएंगे। कहां से? अनंत से। मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q1 आवेश को बिंदु A पर रखते हैं। हम सबसे पहले अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A पर लेकर के आए हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है जब हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लेकर के आए तो क्या इस Q1 आवेश से पहले यहां पर कोई आवेश उपस्थित था? नहीं था। तो इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पहले से कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था, इसलिए इस Q1 आवेश पर कोई भी बल नहीं लगेगा। जब इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा, बल शून्य होगा, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। यानी जब आप Q1 आवेश को बिंदु A पर लेके आएंगे तो यहां पर पहले से कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होने की वजह से इस पर कोई बल कार्यरत नहीं होगा, इसलिए इसको लाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ये बात मैंने पिछले वीडियो में पिछले टॉपिक के साथ भी आपको बताई थी कि आप कितने भी आवेशों का निकाय बनाएं, लेकिन जब आप पहले आवेश को लेकर के आएंगे तो उसके लिए
वहां पर पहले से कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा, इसलिए उस पर कोई बल नहीं लगेगा, इसलिए उसको लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य। Q1 आवेश को आप अनंत से यहां पर लेके आए हो, लाने में किया गया कार्य क्या हुआ, शून्य हुआ। और क्यों हुआ, क्योंकि यहां पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं था, इसलिए इस पर कोई बल नहीं लगा, और बल नहीं लगने की वजह से इस पर किया गया कार्य क्या हो गया, शून्य। करेक्ट। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम क्या करें, अब अनंत से हम दूसरे आवेश को कहां पर लेके आएंगे, बिंदु बी पर लेके आएंगे। तो मैं क्या कहूंगा, मैं लिखता हूं, देखिए अतः Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, बिंदु B पर Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। स्टूडेंट्स, कार्य आपको पता है, आप कार्य का फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन भी है, और V बराबर W अपॉन Q नॉट, और यहां से W बराबर V Q नॉट, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, आप यहां पर कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे कार्य ज्ञात करने के लिए, विभव का ज्ञात कर फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। चूंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q नॉट होता है, इसलिए कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, विभव गुणा आवेश। अब स्टूडेंट देखिए, कार्य है कौन से आवेश को लाने में, दूसरे आवेश को लाने में, तो कार्य क्या होगा, W2। दूसरे आवेश को आप कहां पर लेके आए हो, B बिंदु पर, तो ये विभव कहां होगा, B बिंदु पर विभव। कहां पर होगा, B बिंदु पर विभव होगा। अब स्टूडेंट, B बिंदु पर विभव होगा, तो कौन से आवेश को लेकर के आए हो आप, दूसरे आवेश को। यानी अब आपके सामने दिक्कत ये आ गई कि W2 कार्य का मान पूरा करने के लिए आपको कहां पर विभव चाहिए, B बिंदु पर विभव चाहिए। अब स्टूडेंट, बिंदु B पर विभव आप कैसे ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट, किसी भी बिंदु पर विभव जो होता है वो वहां पहले से उपस्थित आवेश के कारण होता है, और यहां पर अगर हमें विभव निकालना है तो पहले से कौन सा आवेश उपस्थित है, Q1 आवेश। यानी बिंदु B पर जो विभव होगा वो किसके कारण आएगा, Q1 आवेश के कारण। तो हम क्या करेंगे, अतः Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, Q1 आवेश के कारण कहां पर विभव निकालेंगे, बिंदु B पर। अब Q1 आवेश कैसा आवेश है स्टूडेंट्स, बिंदु आवेश है, और आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, V बराबर में KQ अपॉन R होता है। कितना होता है,
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, V बराबर KQ/R। ये चीज हम पीछे एक वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। तो देखिए विभव कहां पर, B बिंदु पर, K का मान 1/4πε0। कौन से आवेश के कारण विभव आया है, पहले आवेश के कारण। तो यहां पर Q1, अब नीचे दूरी, इन दोनों को बीच की दूरी का नाम दे देता हूं मैं R⁻², R⁻², क्योंकि यहां पर क्या रहेगा, Q2 आवेश रहेगा। ये समीकरण हो गई पहली और ये दूसरी, और ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी, तीसरी। स्टूडेंट्स ये मैं आगे पीछे जैसा बोर्ड पे उतार रहा हूं ऐसे ही सीधा सोल्व होगा नोटबुक में जब आप लिखेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे जरूरत महसूस होती है, कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। जिस चीज की जरूरत हमें पड़ती है वही चीज मैं सोल्व कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स समीकरण 3 में हमें क्या करना चाहिए, ये जो V⁻B का मान है, यानी बिंदु B पर विभव है, जो कि समीकरण 2 में है, उसका मान रख देना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, अतः समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, W2 बराबर V⁻B, V⁻B का मान क्या है, 1/4πε0, 1/4πε0 Q1/R⁻², ये किसका मान आ गया, V⁻B का, और आगे क्या है, Q2, और ये समीकरण हमारी हो गई 4। स्टूडेंट्स देखिए समीकरण 1 हमें बताती है Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, और समीकरण 4 हमें बताती है बिंदु B पर Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। अगर आपको ध्यान हो पिछला वीडियो, तो उसमें मैंने 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी। उसमें मैंने ये चीजें दोनों फाइंड आउट की थी और दोनों को जोड़ दिया था, और ये किया गया कुल कार्य 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बन गया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु C है, इस बिंदु C पर तीसरे आवेश को लेकर के आएंगे और बिंदु C पर तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। देखिए अतः Q3 आवेश को बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य। अब देखिए स्टूडेंट, ठीक मैं उसी तरीके से सोल्व करूंगा जिस प्रकार से Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य मैंने सोल्व किया था। देखो वही फॉर्मूला, चूंकि हम क्या करेंगे, V बराबर में W/Q0, इसलिए W बराबर में क्या आएगा, VQ0। अब देखो कौन से आवेश को लेके आए हैं, तीसरे आवेश को, तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, W3। अब विभव कहां पे चाहिए, C पे, और कौन से आवेश को लेके आए हो आप, तीसरे आवेश को। देखो स्टूडेंट इसमें भी यही किया था, दूसरा आवेश, दूसरा कार्य, दूसरे बिंदु पर विभव और दूसरा आवेश। तो यहां पर तीसरा कार्य, तीसरे बिंदु पर विभव और तीसरा आवेश। अब आपको W3 का मान पूरा करने के लिए किसका मान चाहिए, V⁻C, यानी C बिंदु पर विभव चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको दूसरे कार्य का मान पूरा करने के लिए बिंदु B पर विभव की आवश्यकता थी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, बिंदु C पर विभव चाहिए आपको। बिंदु C पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे, वहां पहले से उपस्थित आवेशों के कारण। तो अब की बार कितने आवेश उपस्थित हैं, 2 आवेश, यानी हमें
बिंदु C पर कुल विभव ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Q1 के कारण C पर विभव निकालना पड़ेगा और Q2 के कारण C पर विभव निकालना पड़ेगा और दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमें बिंदु C पर कुल विभव ज्ञात करने के लिए हमें Q1 और Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, अतः Q1 व Q2 के कारण C पर विभव। अब देखो स्टूडेंट्स, विभव क्या होता है? ये रहा, V बराबर KQ अपॉन R, फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, कुल विभव कैसे ज्ञात करेंगे? पहले Q1 आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस पर विभव, तो क्या करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा, इस Q1 के कारण इस पे निकाल रहे हैं हम, तो दूरी हम क्या लेंगे R बेस 1 और 3, क्यों? पहले और तीसरे आवेश के बीच में है, तो 1 3। तो ये विभव हो गया बिंदु C पर, किसकी वजह से? Q1 आवेश की वजह से। ठीक है, जोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, तो Q2 के कारण निकालेंगे तो भी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब आवेश Q1 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर Q2, और ये हम मानते हैं R बेस 2 और 3, R बेस 2 और 3। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस बिंदु C पर Q1 आवेश के कारण विभव निकाला और फिर Q2 आवेश के कारण इस बिंदु C पर विभव निकाला और दोनों विभव को हमने जोड़ दिया, तो बिंदु C पर कुल विभव आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण हमारे पास 5 थी, तो ये कितनी हो गई, समीकरण 4 थी, तो ये कितनी हो गई 5, और ये कितनी हो गई 6। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 6 में बिंदु C का जो विभव है वो रखेंगे समीकरण 5 से, तो क्या कहेंगे, अतः समीकरण 6 में समीकरण 5 का मान रखने पर, तो क्या करेंगे, C पर विभव कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा R बेस 1 3 प्लस, बताइए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 और बटा R बेस 2 3। तो ये तो V बेस C का मान हो गया, और फिर लास्ट में कितना है आगे Q3। अब स्टूडेंट्स ये जो Q3 है ये इससे भी गुणा होगा और इससे भी होगा, दोनों से, तो क्या लिखेंगे W3 बराबर बोलिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटा R बेस 1 3 प्लस, अब ये Q3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटा R बेस 2 3, और ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 7। तो स्टूडेंट्स आपको पता है समीकरण 1 आपको पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य बताती है, समीकरण 4 आपको दूसरे आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य बताती है, और इक्वेशन नंबर 7 आपको C बिंदु पर तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य बताती है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट 4 और 7 को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सभी आवेशों को लाने में किया गया कुल कार्य आ जाएगा, और वो किया गया कुल कार्य ही किसमें संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। करेक्ट स्टूडेंट्स, ये आप कई बच्चे सोचेंगे कि सर ने पहले समीकरण 6 निकाली फिर 5 निकाली, तो ये मैं आपको डाउट नहीं हो इसलिए मैंने ऐसा सोल्व किया है।
आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य निकाले पहले, फिर Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकालें, फिर Q2 आवेश के लिए कार्य निकालें। ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, तीनों कार्य को जोड़ दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः किया गया कुल कार्य W बराबर में क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। इक्वेशन नंबर यहाँ 7 आ चुकी थी तो कितनी हो गई, 8। तो क्या कहेंगे, अतः समीकरण 8 में समीकरण 1, 4 व 7 का मान रखने पर, तो मान रखते हैं W बराबर, W1 का मान कितना है भाई, 0 है। W2 का मान ये रहा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R बेस 1 प्लस, अब हमें किसका मान चाहिए, W3 का। तो W3 का ये रहा हमारे पास, क्या है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 और R बेस 1/3। W1 का मान, ये W2 का मान और W3 का मान आधा हो गया, और फिर प्लस लास्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटा R बेस 2/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, W बराबर 0 का कोई औचित्य यहां पर नहीं रह गया, बाकी लिख देता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R बेस 1/2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R बेस 1/3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 R बेस 2/3। और ये आ गया हमारे पास तीनों आवेशों को लाने में किया गया कुल कार्य। और अब हम क्या लिख देंगे, यह किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। अतः यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। इसलिए तो हम सिर्फ इसको क्या के लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा के लिए U लिखेंगे, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R बेस 1/2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 और R बेस 1/3। ये नीचे लिखना है, कई बच्चे ऐसे लिख देंगे R12, ये गलत हो जाएगा, R ऐसे वैसे। तो ये हो गया एंड देन ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2 Q3 बटा R बेस 2/3। तो ये हमारे पास हो गई तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए या मेरे साथ साथ रफ नोटबुक में आप सोल्व करते रहिए ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।
धन्यवाद।